हेलो नमस्कार, वेलकम टू कोड ऑफ नॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 7। तो आज हम ये देखेंगे कि सेक्शन 7 हमारा क्या बताता है और किन किन चीज़ों को इसमें रेलिवेंट बनाया गया है और ये किन किन चीज़ों को कवर करता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए और बेयर एक्ट तो आपको रखना ही है साथ में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। The Indian Evidence Act 1872. Section 7. Facts which are occasion, cause or effect of fact in issue. Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happen, which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. बेसिकली इसमें सेक्शन 7 जो है इसका जो स्कोप है वो सेक्शन 6 से काफ़ी वाइड है, क्योंकि सेक्शन 6 में आपने पढ़ा कि वो फैक्ट्स रेलिवेंट हैं जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं। लेकिन सेक्शन 7 में उन फैक्ट्स को रेलिवेंट डिक्लेयर किया गया है जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से जुड़े होते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्ट होते हैं? तो सेक्शन 7 हमारा ये बताता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए उसको ओकेज़न देते हैं, कोई अवसर देते हैं, मौका देते हैं, या उसके होने के लिए कोई कॉज होते हैं या फिर वो इफ़ेक्ट हैं। तो ये सारे जो फैक्ट्स हो गए, इस तरीके के फैक्ट्स हो गए, वो सेक्शन 7 में रेलिवेंट हो गए। और डिटेल में थोड़ा इसको देखें तो ऐसे फैक्ट्स जो रेलिवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इशू के होने का अवसर प्रदान करते हैं, या फिर उसके तथ्यों के कारण हैं, या फिर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स के इफ़ेक्ट हैं, या किसी ऐसी वस्तु के स्थित होने के स्थिति को जो है क्रिएट करने के लिए और उनके होने के लिए ये जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स हैं ये उनमें घटित हुए हों। ओके, कहने का सिंपल सा मतलब बस यही है कि वो सारे ही फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे जो कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स को होने में या तो उसे वो ओकेज़न देते हैं, या उसके कारण होते हैं, या फिर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। बस इसका इतना ही सेंस है। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है आप देखिए इसमें कि 3 इलस्ट्रेशन इसमें बताए गए हैं। कि पहला इलस्ट्रेशन इसका ये कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही शोड इट और मैंशन द फैक्ट दैट ही हैड मनी। कि क्या ए जो है वो बी को उसने लूटा है। तो उसके ये फैक्ट्स यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएंगे कि जो बी है उसकी रॉबरी से पहले वो एक मेले में गया था और उसने किसी थर्ड पर्सन को ये दिखाया था कि उसके पास कुछ पैसे हैं। उसने ये चीज़ें उस थर्ड पर्सन को बताई थी, तो यहाँ पर ये चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। द मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। कि क्या ए ने बी की हत्या की है। तो जो ग्राउंड पे मार्क्स मिले हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते टाइम, तो ये फैक्ट्स यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएंगे कि जो ग्राउंड्स पे मार्क्स मिले ये क्या थे, ये उस स्ट्रगल को जो है इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर मर्डर से पहले कुछ लड़ाई हुई है। नेक्स्ट है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ before the system ascribed to poison and habits of be known to a which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts। क्या ए ने बी को जहर दिया। अब यहाँ पर ये फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे कि जो भी पॉइजन के उससे जो उसके सिम्टम्स थे, उसकी जो हेल्थ थी, और जो बी की हैबिट्स थी, ठीक है, जिससे कि ए को एक अपॉर्चुनिटी मिली उसे जहर देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर
रेलिवेंट हो जाएंगी, क्योंकि बी जो है वो ए जो है वो बी की जो हैबिट्स थी उससे वो काफ़ी वेल नोन था कि वो किस टाइम पे क्या चीज़ें खाता है पीता है। तो इसी वजह से उसके पास ये प्रॉपर मौका था कि वो उसे जहर कब दे सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए ये सेक्शन 7 के अंडर रेलिवेंट हो जाएंगे। अब इसमें जो भी ओकेज़न है, कॉज है, इफ़ेक्ट्स है, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये अब थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। Occasion or opportunity, a particular time when something happens, opportunity, a chance to do something that you would like to do। यहाँ पर ये जो ओकेज़न और अपॉर्चुनिटी है ये इंटरचेंजेबली इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ओकेज़न, वैसे तो बेयर एक्ट में हर जगह ओकेज़न के बारे में बताया है, लेकिन समटाइम्स अपॉर्चुनिटी भी यूज़ करते हैं वर्ड। तो थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है कि ओकेज़न जो हो गया वो एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में यहाँ पे बताता है कि कुछ करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो एक चांस को बता रहा है कि जो आप करना चाहते हैं उसका आपको करने के लिए एक चांस मिलना चाहिए, कि मुझे फला चांस मिल जाए तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इस टाइप की ये बातें बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऐसे फैक्ट्स जो होंगे उनका रेलिवेंट दिया जा सकेगा जो कि मेन फैक्ट्स के होने का क्या बनते हैं, ओकेज़न बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सर्कमस्टांसेस का जो स्कोप है वहाँ पर जो ये हमारा ओकेज़न है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी फैक्ट्स या कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो बिना ओकेज़न के नहीं हो सकता। कोई भी जो क्राइम करता है पर्सन, ठीक है, उसे करने के लिए उसे एक मौका चाहिए तभी वो कर पाएगा। अब मैं आपको इन जनरल एक बहुत एक एग्जांपल दूं तो आप इससे समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है या कोई भी ऐसा मेला है, कहीं भी कोई ऐसी भीड़ वाली जगह है, तो यहाँ पर जो है जो पॉकेट मार होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उनके लिए जो ओकेज़न है वो क्या हो सकता है, तो उनके लिए ओकेज़न वो भीड़ हो गई। वो भीड़ उनके लिए एक ओकेज़न बनकर आया जिसकी वजह से वो भीड़ में बहुत आसानी से पॉकेट में से चोरी कर सकते हैं। तो बहुत, ये तो बस मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि बिना किसी अवसर के कोई भी क्राइम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी जो एक्ट होगा वो बिना ओकेज़न के नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ओकेज़न है और जो क्राइम है उसके बीच में एक गैप भी है, लेकिन उस गैप को आपको कैसे भरना है, उस गैप को एविडेंस के थ्रू भरना है। कि कैसे भरा जाएगा वो इस तरीके से कि आपने किया है नहीं किया है वो आपको एविडेंस के थ्रू, यहाँ पर फैक्ट्स तो रेलिवेंट होंगे लेकिन वो एडमिसिबल होंगे, ये तो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अब उसको एविडेंस के थ्रू आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि आपने किया या नहीं किया। आपके पास मौका था तो आपने किया, मौका होने के बाद भी आपने ये नहीं किया, या जैसे कि पॉइजन वाला है वहाँ पे वो पर्सन कह भी सकता है ना कि हाँ मैं उसकी आदतों से वाकिफ़ था लेकिन क्योंकि कोई हो सकता है ना कि उसको इन चीज़ों में फ्रेम कर रहा हो, तो ये चीज़ उस पर्सन के ऊपर यहाँ पर उस एविडेंस का जो बर्डन आ जाएगा कि तुम ये चीज़ साबित करके बताओ कि तुम्हें फ्रेम किया गया है। ठीक, अब इसमें केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। द डिजीज्ड गर्ल एट द टाइम ऑफ मर्डर वॉज अलोन एट होम। दिस फैक्ट इज रेलिवेंट बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट द ओकेजन ऑफ मर्डर। जिस टाइम पे मर्डर हुआ उस बच्ची का, तो वो लड़की जो मृत पाई गई थी उस घर में, वो उस टाइम पे अकेली थी। तो अकेली होना उसका उस मर्डरर के लिए क्या हो गया, वो ओकेजन बन गया कि उसे अब आसानी से वो उसका मर्डर कर सकता था। नेक्स्ट केस है यहाँ पर आर वर्सेस डोनालॉन। द डिसीज यूज टू टेक अ मेडिसिन इन अ रूटीन मैनर विच वॉज गिवन बाय हर मदर। द accused knew the routine of the medicine and one day he replaced the bottle with poison. Mother innocently administered poison knowing it to be medicine. Knowledge of the accused is relevant under the opportunity to commit the crime. इस केस में ये था कि जो डिसीज्ड पर्सन था, ठीक है, वो डेली रूटीन पे मेडिसिन लेता था जो कि उसकी मदर उसको दिया करती थी।
अब यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन था उसको उस रूटीन के बारे में पता चल गया कि जो डिसीज पर्सन है वो इस तरीके की मेडिसिन लेता है जो कि उसकी मदर देती है। तो उसने क्या किया कि जो मेडिसिन था, ठीक है, एक दिन उसने उस मेडिसिन को एक पॉइजन से रिप्लेस कर दिया। तो अब मदर को यहाँ पे तो पता नहीं था, लेकिन मदर ने इनोसेंटली उस पॉइजन को उस डिसीज पर्सन को दे दिया। तो यहाँ पर मेन लाइन यहाँ पर ये है कि जो नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड था, ठीक है, कि इज़ रिलेवेंट अंडर द अपॉर्चुनिटी टू कमिट द क्राइम। इसमें जो एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो उसका नॉलेज था, ठीक है, नॉलेज किस बारे में था, इस जो उसका मेडिसिन रूटीन था, जो उसका रूटीन मेडिसिन रूटीन था, उसके बारे में उसको नॉलेज हो गया था। तो इस चीज़ को यहाँ अपॉर्चुनिटी के अंदर उसको जो है रेलिवेंट बना दिया गया। नेक्स्ट है कॉज, अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स हैपन। द एक्ट डन इज इन क्वेश्चन मस्ट बी डन बाय द पर्सन who had caused it. Evidence can be given of such circumstances which constitutes the cause for the happening of the act. इसमें जो cause है, इसका जो प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही फेमस थ्योरी है कि something that once happened for a specific reason or is going happens, if it happens again, तो ये क्या हो गया कि कोई जो चीज़ है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हुई है या होती आ रही है या फिर से होती है। तो यहाँ पर ये कंसीव कर लिया जाता है कि इस जो घटना हुई है, इसके होने का सेम कारण वही होगा जो कभी हुआ था। मतलब यहाँ पर है कि अगर कहीं पर मान लीजिए कि कहीं किसी भूमि पर कोई खून का धब्बा मिल जाता है, तो इसमें ये कल्पना की जा सकती है कि या तो उस पर्सन की वहाँ पर मर्डर की गई है, या तो किसी को वहाँ पर इतना चोट पहुँचाया गया है जिसकी वजह से वो खून आया है। तो ये क्या हो गया, तो उसमें जो खून के धब्बे हो गए ना, वो क्या हो गए, उसको वो परिणाम होने के कारण माने जाएंगे और यहाँ पर वो रेलिवेंट हो जाएंगे, मतलब वो उसको कॉज में ले लेंगे। ऐसे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनका एविडेंस दिया जा सकता है जो कि मेन फैक्ट को क्रिएट करता है, जिसके वजह से कोई मेन फैक्ट क्रिएट होता है। तो जो रीज़न है, जो कॉज है, उससे ये भी पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक जो एक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है या कैसे हुआ होगा। तो इस चीज़ से क्या होता है कि उस पर्सन तक हमें उस चीज़ को कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है जिस पर्सन ने उस एक्ट को किया होगा, या उसे करने का कोई जो है उसका मोटिव होगा, क्योंकि बिना मोटिव के तो कोई काम करेगा नहीं। सेक्शन 7 हमारा जो है वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट तो इनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट इन इशू के बारे में ये हमें एक रीज़नेबल प्रिजम्पशन निकालने में हेल्प देते हैं। और ये जो सारे हमारे कॉज हैं, इफ़ेक्ट हैं, ओकेज़न हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है, जो कि पता चलता है कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स कौन कौन से इसमें बनेंगे। नेक्स्ट हमारा है इफ़ेक्ट, अ चेंज विच इज़ अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कॉज। तो इफ़ेक्ट हमारा ये है कि कोई भी जो फैक्ट है वो कुछ ना मतलब कोई भी एक्ट है वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो ज़रूर छोड़ता है। और जो इफ़ेक्ट केवल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो ना केवल उस एक्ट के लिए हमें बताते हैं, इवन जो एक्ट किया गया है उसके नेचर के बारे में भी हमें वो बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, अब या कि वो उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये उस इंसिडेंट का जो इफ़ेक्ट है ना उसको देखकर पता चलेगा कि कैसे उस पर्सन का वो सुसाइड किया है या फिर उसने उसका मर्डर किया गया है। क्योंकि जो पर्सन सुसाइड किया होगा तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो अलग होंगे, मर्डर हुआ होगा तो अलग होंगे। क्योंकि अब अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है तो उसके बाद उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स हो गए। तो ये उस चीज़ से पता चलेगा कि उस पर्सन ने सुसाइड किया था। मर्डर किया गया है
तो उसके इफ़ेक्ट्स अलग निकल कर आए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन को पॉइज़न दिया जाता है, तो पॉइज़न के बाद जो बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये जो सिम्टम्स हो गए ये उसके इफ़ेक्ट्स को बताते हैं। तो वो इफ़ेक्ट्स ही हमें बताएंगे कि किसी पर्सन का मर्डर जहर देकर किया गया है, या जो मारपीट के निशान हो जाएंगे, जो उसके चेहरे पर हाथ पैर में जो चोटें आएंगी, खरोच आएंगे, तो ये बताया जाएगा कि मर्डर को मार पीट करके उसकी मतलब मर्डर किया गया है, इस तरह मार मार कर उसका मर्डर हो गया है, या मर्डर से पहले उसे बहुत मारा पीटा गया था। तो ये चीज़ें उसमें रेलिवेंट हो जाएंगी। तो हमारा जो आप देखेंगे कि इलस्ट्रेशन ए है, सेक्शन 7 में जो इलस्ट्रेशन ए है वो हमारे कॉज को इंडिकेट करता है, वो कॉज के बारे में बताता है। और जो सेक्शन 7 में जो इलस्ट्रेशन बी है वो इफ़ेक्ट के बारे में बताता है। अब इसमें एक केस भी है, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है, ये हमने ऊपर अपॉर्चुनिटी में भी पढ़ा। A girl was killed in cottage. The scene of the crime shows that prints of the footstep, which suggested that the accused must have worn the shoes, which had iron knobs or nails in them. This was effect of the facts in issue. कि जो लड़की, जैसे उसमें था कि वो लड़की घर पर अकेली थी और जो उसका मर्डर हुआ है, तो उसमें क्राइम सीन पर जो फुटप्रिंट्स मिलते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि जो पर्सन है, एक्यूज्ड है, उसने जो है एक आयरन नॉब्स या कोई नुकीली टाइप के शूज़ पहन रखे हैं। तो वहाँ पर क्राइम सीन पर इन चीज़ों का मिलना और ये जो उससे उसके फुट प्रिंट्स हुए, ये सारी चीज़ें जो है उसके इफ़ेक्ट को बताती हैं, जो कि फैक्ट इन इशू में रिलेवेंट माना जाता है। अब लास्ट है इसमें हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स, अ सिचुएशन और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, कि वस्तुओं की स्थिति के बारे में। तो ऐसे फैक्ट्स जो वस्तुओं की स्थिति को इंडिकेट करते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि कोई मेन फैक्ट यहाँ पर हैपन हुआ है, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। और ऐसे फैक्ट्स इसमें रेलिवेंट इंक्लूड किए जाएंगे, इन मतलब फैक्ट्स की जो लिस्ट बनेगी उसमें ये इंक्लूड कर लिए जाएंगे। इसमें एक केस भी है, रैटन वर्सेस रेजी नाम का केस। द एक्यूज शॉट डाउन हिज वाइफ एंड टुक द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। द फैक्ट दैट द accused was unhappy with his wife and was having an affair with another woman was held to be relevant as it constituted the state of things for the happening of fact। इसमें जो पर्सन रहता है उसके ऊपर चार्ज होता है अपनी वाइफ को गोली मारकर उसने उसका मर्डर किया होता है। उस वो अपने डिफेंस में ये बोलता है कि जो गन शॉट होती है तो वो एक्सीडेंटली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स ये भी निकल कर आते हैं कि जो पर्सन है, एक्यूज्ड है, वो अपनी वाइफ से खुश नहीं था और उन दोनों के जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे आपस में। और जो अक्यूज्ड है उसका किसी अनदर वुमेन से एक रिलेशनशिप भी था। तो ये सारे जो फैक्ट्स थे यहाँ पर ये रेलिवेंट माने गए। और हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन था उस पर भी ये जो है हमारा इसको भी बताता है कि ये किस तरीके से ये एक बहुत ही मेन रीज़न हो सकता है, मेन यहाँ पर मोटिव हो सकता है। और ये मर्डर के से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर था कि यही फैक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उस पर्सन ने अपनी वाइफ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो इस तरीके से ये सेक्शन 7 में सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो भी मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं हम फिर अगले सेक्शन में, सेक्शन 8 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।